स्टार्ट। जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्य और स्नातकों से अपनी कुछ बातें कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को भी अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप धारण किया है। इस दृष्टि से यह सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीन विश्वविद्यालय माना गया है। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं अभी कठोर नहीं हो गई है। यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर न हो सके। अंत में इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विश्वविद्यालयों की, माध्यमिक विश्वविद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा प्रतीत करती नहीं है। कम से कम यह बात तो है कि यह ऐसा नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा यह मत है कि शिक्षा की 3 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन के संबंध में रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन के संबंध में। प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। यह ठीक है कि मानव को विवेक बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिलती है, किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता का अत्यंत सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देश काल की सीमाओं के कारण उससे ना तो अपना कोई लाभ उठा सकेगा और ना ही अपने अन्य भाइयों को कोई भला कर सकेगा। किंतु यदि उसकी विवेक बुद्धि को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उससे अवस्था में उसके अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसे अनेक उपयोगी और आवश्यकता की बातें हो जाती है जिन्हें वह केवल अपने विवेक या विचार शक्ति से नहीं जान सकता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। बुद्धि और विचार शक्ति की और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। पैरा। आज रात मैं आपके सामने कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भय कांप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल ही में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से गुजर रहे हैं और हमें इतने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़ते हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं कि पड़ोसी सरकारों ने ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों को भी भाषा नहीं है। भारत सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के उपयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं और ना ऐसा करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूं। मैं मानता हूं कि कश्मीर में दंगा और बल उपयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा और तबाह किया। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि कश्मीर के संबंध में
हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही उठाया है और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता है। बल उपयोग के सामने जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हैं, बुज़दिली के साथ झुक जाना होता है। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत की रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे हैं। इस बात के लिए भी कश्मीर और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उनके लोगों से हमारे निकट के संबंध है, बल्कि इसलिए कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है। इसलिए वहाँ कुछ जो हो रहा है